नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है साउथ कोरिया। हाल ही में साउथ कोरिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। मार्च 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। वहां पे एक कंजर्वेटिव कैंडिडेट यून सुक योल इलेक्शन जीत चुके हैं। देखिए, साउथ कोरिया एक बहुत ही सेंसिटिव रीजन है, ईस्ट एशिया में ये आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द लोकेशन ऑफ साउथ कोरिया। और हम जानते हैं 1950 से ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक तनाबनी चलती है। यूनाइटेड स्टेट्स का समर्थन है साउथ कोरिया को, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाय है, पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया यूएस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स है इन द ईस्ट एशियन रीजन। और अगर आप साउथ कोरिया की लोकेशन देखिए, क्लोजर टू जापान, साउथ कोरिया की लोकेशन देखिए वेरी क्लोजर टू चाइना। तो चाइना को अगर काउंटरैक्ट करना है तो यूनाइटेड स्टेट्स को साउथ कोरिया की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब साउथ कोरिया में एक नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं और यहां पे आपको ध्यान देने वाली चीज यह है कि कंजर्वेटिव कैंडिडेट यून सुक योल अभी प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो जिस तरह से वो प्रेसिडेंट बने हैं उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही स्लिम मेजॉरिटी से वो जीते हैं, लेस देन 1% वोट से जीते, और कंजर्वेटिव कैंडिडेट है। तो इसकी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स का अंदेशा है कि इस पूरे रीजन में वो खलबली मचाने वाले हैं आगे चल के। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर। क्योंकि साउथ कोरिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है कंप्लीटली वो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्रेसिडेंट के अंडर ही है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, ऑफ कोर्स देयर इज नेशनल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट भी है उनका, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड है प्रेसिडेंट, सारे पावर्स उनके अंडर होते हैं। इनफैक्ट वही है जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट की डायरेक्ट इलेक्शन होती है और अभी भी डायरेक्ट इलेक्शन ही हुई है। मोर देन 44 मिलियन पीपल वोटेड हियर। और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं जिसकी कंसेंट मिलती है नेशनल असेंबली से। यानी कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली इज रनिंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो मोर और लेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम वेरी सिमिलर टू, हम कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा इस ईस्ट एशियन रीजन का, क्योंकि साउथ कोरिया एक मेजर प्लेयर है जहां पे अभी कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो चलिए समझते हैं क्या कंपैरिजन हो रही है, क्या टिप्पणी कर रहे हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। कुछ लोगों ने यून सुक योल को कंपेयर किया है विद डोनाल्ड ट्रंप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्यों उन्हें कंपेयर किया जा रहा है विद डोनाल्ड ट्रंप, ये भी समझेंगे। तो विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, साउथ कोरिया ने चूज किया है एक कंजर्वेटिव अपोजिशन कैंडिडेट, यानी कि पहले प्रेसिडेंट थे डेमोक्रेटिक पार्टी से, अभी अपोजिशन के ये लीडर हैं, यानी कि यून सुक योल अपोजिशन पार्टी के हैं। पीपल्स पावर पार्टी पीपीपी पार्टी है, उसको हेड करते हैं और इन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया। दिस इज यून सुक योल। इन्होंने उनके जो प्रतिद्वंदी थे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट ली जे म्यूंग को हराया और बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, क्लोज कॉन्टेस्ट जहां पे दोनों की वोट 1% से भी कम डिफरेंस था दोनों में। चलिए समझते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स कौन कौन थे यहाँ पे। अगर हम लोग मार्च 2022 के इलेक्शन के बारे में देखें, साउथ कोरिया के 4 मेजर कैंडिडेट कहे जा रहे थे। एक थे ली जे म्योंग, इनसे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के मून जे इन प्रेसिडेंट थे। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से ली जे म्योंग, एवरीबडी थॉट ली जे म्योंग इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। काफी क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला था। इनफैक्ट इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग भी काफी अच्छी बताई जा रही थी। इनके क्लोजेस्ट प्रतिद्वंदी थे पीपल पावर पार्टी, दैट इज यून सुक योल। इसके अलावा 2 और कैंडिडेट थे, एन श्योल सो और सिम सैंग यंग। सिम सैंग यंग वाज अ फेमिनिस्ट कैंडिडेट, राइट। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर बताई जा रही थी इन दोनों के बीच, और यही हुआ भी। इवेंचुअली जब टर्नआउट हुआ, बहुत ज्यादा टर्नआउट हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया 44 मिलियन वोटर्स थे, इसमें 77% टर्नआउट हुआ और यून सुक योल को 16,394,815 वोट्स मिले, विच इज अप्रोक्सीमेटली 48.56। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट थे ली जे म्योंग, इन्हें मिले 47.83%, यानी कि 1% से भी कम यहाँ पे मार्जिन से जीत चुके हैं यून सुक योल। अब इमेजिन कीजिएगा ऑन अ लाइटर नोट, अगर ये इलेक्शन हुआ था इंडिया में तो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने कहा होता कि फिर से रिकाउंटिंग करें, मैं मैंडेट नहीं मानता, राइट, कुछ इस तरह की चीजें। लेकिन साउथ कोरिया मेच्योर डेमोक्रेसी जहां पे ली जे म्योंग ने कंसीड की डिफीट, even though the difference was just less than 1%, he conceded the defeat and he said that I accept the defeat, और Yoon Suk Yeol has become the president of South Korea। तो चलिए समझते हैं यून सुक योल की वजह से क्या परिणाम हो सकता है ईस्ट एशियन रीजन पे, क्योंकि एक फनी कंपैरिजन चल रही है ऑफ यून सुक योल विद डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें कंपेयर किया गया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप है साउथ कोरिया के। अब ये क्यों?
यून सुक योल सबसे पहले तो बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीते हैं। इसके अलावा वो एक पॉलिटिकल नॉविस है, यानी कि पॉलिटिक्स में ही नए नए उतरे हैं, पिछले साल ही वो पॉलिटिक्स में उतरे हैं। इससे पहले वो एक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। ही इज वेल नोन फॉर प्रोसिक्यूटिंग पार्क जे हुन, जो ब्राइबरी और करप्शन चार्जेस पे थे, जो पुराने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे, उन्हें इन्होंने प्रोसिक्यूट किया था। इसकी वजह से काफी पॉपुलर बने थे, लेकिन पॉलिटिक्स में ही पिछले साल उतरे हैं यून सुक योल। इसकी वजह से पॉलिटिकल नॉविस बताया जाता है। इनके कैंपेन के दौरान बहुत सारे इनकी मीडिया गॉफ्स हुई थी, मतलब कुछ बोलना चाहते हैं कुछ और बोल देंगे, कुछ इस तरह की चीजें हुई। एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है इसका, जहां पे उन्होंने अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट जो पहले रह चुके हैं चू डू वन, उनको कहा कि ही वाज वेरी गुड एट पॉलिटिक्स, बट एवरीबडी नोज दैट चू डू वन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैसेकरिंग मेनी प्रोटेस्टर्स इन 1980। अब उसके बाद उन्होंने क्षमा भी मांगी। तो इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, इसीलिए इनका फनीली कंपैरिजन हो रहा है विद डोनाल्ड ट्रंप। अब ये तो देखिए मीडिया की और कैंपेनिंग के दौरान मैंने बातें बताई, लेकिन इनकी जो कैंपेनिंग हुई, इनकी जो पॉलिसीज है, वहां पे भी आपको एक ट्रंपियन फ्लेवर जरूर दिखता है। चलिए समझते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यून एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। क्योंकि बहुत से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यून इज गोइंग टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ अपहीवल इन द ईस्ट एशियन रीजन। सबसे पहले तो देखिए बहुत सारे डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं उनके सामने। अब डोमेस्टिक चैलेंजेस पूरे विश्व के सामने ही है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 ने एक इकोनॉमिक डिसरप्शन लाया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी को सबसे पहले ट्रैक पे लाना है। साउथ कोरिया में डीपनिंग सोशल इनइक्वालिटी है, हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, कंज्यूमर का डेट बढ़ रहा है, यूथ के अंदर बहुत ज्यादा डिसकंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू जेंडर इक्वालिटी नॉर्म्स। अब देखिए ये एक विवाद है। अब दिस इज आयरॉनिकल कि यहां पे जेंडर इक्वालिटी का एक रिवर्स डिबेट चल रहा है। क्यों? साउथ कोरिया में ऑलरेडी देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड फैमिली, जिसके तहत ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट पॉलिसीज आ चुकी है पहले से ही। पहले डेमोक्रेटिक पार्टी रूल में थी, मून जे इन प्रेसिडेंट थे, तो कहा जाता है कि जेंडर इक्वालिटी काफी अच्छी है यहाँ पे। कुछ यूथ है, स्पेशली मेल यूथ, दे सजेस्ट जेंडर इक्वालिटी की वजह से एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट द मेल्स। पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है साउथ कोरिया की बिकॉज ऑफ फेमिनिस्ट राइज ऑफ फेमिनिस्ट एक्टिविटीज इन साउथ कोरिया। अब ये डिबेट चलता है और इसको सपोर्ट करते हैं फ्रॉम पेट्रियार्कल और मेल पर्सपेक्टिव यून सुक योल, राइट। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन, कंज्यूमर डेट मैंने बताया, ये सारी प्रॉब्लम तो है ही इकोनॉमी। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी ट्रबल तो इनके सामने रहेगी। क्यों? क्योंकि एक इटर्नल प्रॉब्लम है 1950 से लेकर नॉर्थ कोरिया को कैसे हैंडल करें। क्योंकि इनके जो प्रेडिसेसर थे मून जे इन, इन्होंने एक कॉन्सिलिएटरी अप्रोच फॉलो किया था, जहां पे इन्होंने बातचीत शुरू की थी नॉर्थ कोरिया के साथ। कई सालों के बाद बातचीत अच्छे चल रही थी, 2019 तक तो इट वाज गोइंग ऑन वेरी डिसेंटली। इनफैक्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का ये मानना है कि हम लोग नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों को यूनिफाई करेंगे इवेंचुअली, कुछ इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अभी पीपल्स पावर पार्टी आई है, पीपीपी पार्टी, वो कंजर्वेटिव पार्टी है विच इज एंटी नॉर्थ कोरिया, विच इज एंटी चाइना। यूएसए इस डायनामिक में आएगा ही आएगा, तो ये फॉरेन पॉलिसी ट्रबल भी रहेगी। तो चलिए समझते हैं कि यून की क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि उनके कैंपेन के दौरान उन्होंने क्या क्या प्रॉमिस किया, उनका क्या रवैया है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी, ये हमें बहुत सी चीजें बताएगा व्हाट इज गोइंग टू कम अहेड। देखिए दो कैंडिडेट थे, मैंने आपको बताया, एक तरफ थे ली, दूसरी तरफ थे यून। अब ली थे डेमोक्रेटिक पार्टी से, उन्होंने फोकस किया था गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स आएंगे, ये बताया था ली ने, डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट। लेकिन यून ने एडवोकेट किया हुआ है फ्री मार्केट सॉल्यूशंस। तो फ्री मार्केट इकोनॉमिक सॉल्यूशंस हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। इसके अलावा जो मैंने आपकी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर डिबेट बताया था, यून ने अपने कैंपेन के दौरान क्लियरली कहा था कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी और फैमिली अबॉलिश कर दूंगा। तो जो भी प्रो फीमेल स्टेप्स आए थे वो अभी स्टेप बैक होने वाले हैं। यून का यह मानना है कि फेमिनिज्म की वजह से साउथ कोरिया में बहुत ही लो बर्थ रेट है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन नंबर्स आर डिक्लाइनिंग, वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। वुमेन्स राइट साउथ कोरिया में काफी एक्सटेंसिव है। अब यहां पे ये रिवर्स होने वाले हैं अंडर द यून्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा यून ने यह भी कह दिया है कि अगर फॉल्स सेक्स क्राइम रिपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर और भी बड़ी पेनल्टी लगेगी, स्पेशली ऑन फीमेल्स। तो इस तरह की चीजें भी वो प्रॉमिस कर चुके हैं। दैट इज व्हाई मेनी पीपल कंपेयर हिम विद डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वहां पे एक शैवनिस्टिक फ्लेवर जरूर देख सकते हैं।
और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि साउथ कोरियन न्यू प्रेसिडेंट कुड शेक अप द एंटायर रीजन। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज है वो थोड़ी सी एंटी नॉर्थ कोरिया, एंटी चाइना है। अब दोनों पार्टीज ने पहले तो ये कहा कि हमारे रिलेशंस यूएसए के साथ काफी स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन आपको पता है डेमोक्रेटिक पार्टी जो पहले थी, मून जे इन जो प्रेसिडेंट थे, वो कहते थे कि हम लोग नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को यूनिफाई करेंगे। लेकिन पीपीपी के कैंडिडेट यून सुक योल कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू डेवलप गुड रिलेशंस विद नॉर्थ कोरिया। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है वील डेवलप आवर मिलिट्री कैपेबिलिटी, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए तैयार रहेंगे नॉर्थ कोरिया के ऊपर अगर नॉर्थ कोरिया अटैक करने की कोशिश भी करेगा ऑन साउथ कोरिया। इसके अलावा यून सुक यूल ने सपोर्ट किया है सैंक्शंस अगेंस्ट किम जोंग उन, जो लीडर है नॉर्थ कोरिया के। तो इससे हम लोग एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच आगे चल के और भी ज्यादा तनावनी बढ़ने वाली है। इसके अलावा अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, दोनों पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर पीपल्स पावर पार्टी हो, दोनों ने कहा था कि यूएस के साथ हम लोग अच्छे संबंध जरूर बरकरार रखेंगे। लेकिन पीपीपी के जो लीडर है यून, वो कहते हैं कि हम लोग यूएस के साथ और भी स्ट्रॉन्गर रिलेशंस बिल्ड करेंगे, वी आर गोइंग टू रीबिल्ड द एंटायर रिलेशनशिप। वो कहते हैं कि यूएस और साउथ कोरिया ने कम्युनिज्म के खिलाफ एक लड़ाई की थी और अभी वो रीबिल्ड करना चाहते हैं यूएस और कोरिया के अलायंस। इनफैक्ट यून ने अपने कैंपेन के दौरान कहा था कि हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे सेकेंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जिसकी वजह से चाइना प्रोवोक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब 2016 में जब साउथ कोरिया ने थर्ड इंस्टॉल किया था, यूनाइटेड स्टेट्स का थर्ड है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जब इंस्टॉल किया था ऑलमोस्ट 1 साल तक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम चली थी विद चाइना। तो आने वाले समय में हम लोग ये भी एंटिसिपेट कर सकते हैं यून की वजह से साउथ कोरिया और चाइना के बीच तनाबनी जरूर चलेगी। इसके अलावा यून की पॉलिसीज ही ये है कि वो चाइना के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना चाहते हैं। उन्होंने तो ये प्रपोज किया है कि जो क्वाड है, क्वाड में यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, उनके साथ और भी ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। इनफैक्ट यून सिंपली फेल शॉर्ट ऑफ सेइंग कि हम ज्वाइन भी करेंगे। तो आगे आने वाले समय में, ऑल्दो उन्होंने इस पे क्लैरिटी नहीं दी है, बट हम लोग एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि परहैप्स साउथ कोरिया माइट ज्वाइन क्वाड इन फ्यूचर। अब डाइवर्जेंस आप क्लियरली देख सकते हो। पहले जो मून जे इन थे डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट, अभी उनके प्रेडिसेसर, वहां से एक डिसाइसिव शिफ्ट देख सकते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्योंगयांग। यानी कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच अभी दूरी बढ़ेगी, साउथ कोरिया और चाइना के बीच भी दूरी बढ़ेगी। अब इसका फायदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जरूर होगा। अब इन सब चीजों से हम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि सर ये तो आपने बहुत सारी चीजें बता दी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूएसए के बारे में, हमारा क्या है, इंडिया के ऊपर इसका क्या परिणाम पड़ेगा? देखिए, हार्ड लाइनर प्रेसिडेंट है तो हार्ड बार्गेनिंग जरूर चलेगी विद इंडिया। लेकिन अगर हम लोग इंडिया साउथ कोरिया की बात करें, दोनों के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 2015 से ही पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, उसे अपग्रेड किया गया टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। साउथ कोरिया की उनकी खुद की सदर्न पॉलिसी है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री विद आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो दोनों देशों में काफी ज्यादा मित्रता है ऑलरेडी, क्योंकि साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक है, इंडिया डेमोक्रेटिक है। साउथ कोरिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडिया में। इनफैक्ट 2010 से इंडिया और साउथ कोरिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन प्लेस है। हम दोनों का ट्रेड ईयरली $20 बिलियन से भी ज्यादा है। इनफैक्ट पिछले साल इट वाज मोर देन $22 बिलियन। साउथ कोरिया ने इंडिया के अंदर बहुत सारी एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। अभी तक $7 बिलियन के ऊपर वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले कई सालों से चर्चा चल रही है अबाउट $12 बिलियन इन्वेस्टमेंट, सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। $12 बिलियन का पॉस्को का इन्वेस्टमेंट हो रहा था। पॉस्को की एक प्लांट आ रही थी ओडिशा में, ये रुक गई है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी चर्चा चल रही है। इनफैक्ट इंडिया ने साउथ कोरिया के लिए एक रेड कारपेट बिछा रखा है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड जो है, वहां पे कोरिया प्लस फैसिलिटेशन सेल बना हुआ है, जहां पे इमीडिएटली सारी क्लियरेंसेस पहुंच जाती है फॉर साउथ कोरिया। तो इसके ऊपर परिणाम जरूर पड़ सकता है, यानी कि अगर हार्ड लाइनर प्रेसिडेंट आ चुके हैं तो हार्ड बार्गेन जरूर कर सकते हैं इंडिया के साथ विद रिस्पेक्ट टू सम कंसेशंस फ्रॉम इंडिया। लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया के जो अभी नए प्रेसिडेंट है यून, इन्होंने कहा है कि चाइना
की तरफ उनका एक सख्त रवैया रहेगा। और हम जानते हैं कि साउथ कोरिया भी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है इकोनॉमिकली। अब आगे चल के हम लोग एक चीज एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यून शायद चाइना मार्केट से थोड़ा सा दूरी बढ़ाए, और अगर चाइना मार्केट से दूरी बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि साउथ कोरिया भी डिवर्सिफिकेशन की तरफ देख रहा है। तो शायद आगे आने वाले समय में जो ये $20 बिलियन है ये और भी बढ़ सकता है। जो एफडीआई है, जो पॉस्को का एफडीआई है, शायद वो भी क्लियर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यून कहीं ना कहीं हार्ड बार्गेन करने की कोशिश जरूर करेंगे विथ इंडिया। सो इंडिया हैज टू बी रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव, क्योंकि अगर एक साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट है जो एंटी चाइना है तो उसका इंडिया को इवेंचुअली फायदा मिलना चाहिए। तो आगे आने वाले समय में देखेंगे कैसे हम लोग साउथ कोरिया के साथ डील करेंगे। अगर इसके ऊपर कोई भी खबर आएगी तो विल डिस्कस इट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस ID @RahulSai222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको इस प्रेजेंटेशन की PDF मिलेगी और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, इट इज विद द सेम नेम @RahulSai222। और ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि UPSC, जुडिशरी, RBI, स्टेट PSC, देन आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studyiq.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। और ध्यान रखिए, whenever you buy any course on StudyIQ, use the code Rahul33। यहाँ पे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस StudyIQ। With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. जय हिंद।